हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और चलते हैं आगे और पढ़ते हैं मेंडल की कहानी के बाद के पार्ट। कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि जो मेंडल बोल के गए थे इनहेरिटेंस के बारे में। जब हमने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, तो जो कहानी हमने मेंडल से पढ़ी कि इनहेरिटेंस कैसे कैसे हो रहा है, ऐसा सबके लिए नहीं हुआ। और उस चीज को जो हम पढ़ रहे हैं वो आती है पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, एक्सेप्शंस हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। हाँ जी, तो इतनी गाथा पढ़ने के लिए मैम हमने बहुत सारी चीजों को याद किया। हमने ये याद किया कि जीन, डीएनए, फिर हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ा। अब क्या मेंडेलियन इनहेरिटेंस में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं? बिल्कुल हैं। जैसे कि मेंडल ने कहा था, क्या कहा था वो देख लेते हैं एक बार। डोमिनेंस के बारे में कि कोई डोमिनेंट अलील है तो उसके सामने रिसेसिव अलील कहेगी मैं तो हाथ जोड़ के बैठी हूं, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करूंगी। कोई काम नहीं हो रहा था उसका। लेकिन जब उसके जैसी ही एक और रिसेसिव अलील आ रही थी तो वो एक्सप्रेस कर रही थी। तो ये डोमिनेंट जो लॉ था मेंडल का, ये उसने बताया था। और इसके तरीके से हमने वन जीन इंटरेक्शन, टू जीन इंटरेक्शन पढ़ लिया। तो आओ चलो देखते हैं अब हम पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस या फिर एक्सेप्शंस जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हैं। शुरू करें तो नोटबुक लेकर के एक जगह पर बैठ जाओ आप, ठीक है। एक्सेप्शन इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हम देख लेते हैं इसको। चलो, तो ये मैंने दोनों तरीके बता दिए कि आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब आप इसको पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो और आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सेप्शंस इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे बात आ जाती है अब किस चीज की, हम दो तरीके से पढ़ेंगे कि मेंडल के जो लॉज का वायलेशन हुआ है या फिर एक्सेप्शंस हैं, वो वन जीन इंटरेक्शन में कैसे हैं एंड टू जीन इंटरेक्शन में कैसे हैं। तो हम जो वन जीन लोकस वाला इंटरेक्शन है, क्या कि वन जीन लोकस इंटरेक्शन, ये चीज क्या है, वन जीन लोकस इंटरेक्शन या फिर इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है। इंट्रा, इंट्रा मतलब सेम हाउस में, मतलब सेम अलील्स, एक ही जीन के अलील्स के बीच का इंटरेक्शन इज इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है। प्लस ये अपना क्या हो गया, टू जीन इंटरेक्शन, या फिर आप इसको इंटरजेनिक इंटरेक्शन बोल सकते हो। मतलब टू जीन्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, फिर मेंडल की लॉज जो वायलेट हो रहे हैं वो हम इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, टू जीन लोकस इंटरेक्शन, या फिर आप बोलोगे इसको इंटरजेनिक, ठीक है, और इंटर अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है। ओके, ये बात हो गई आपकी इन दोनों चीजों की। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है वो देखो। पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक मिनट।
ठीक है, इनकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है क्या, ये चीज क्या है, जिस जो पहला वाला पार्ट है वन जीन लोकस इंटरेक्शन। तो ध्यान से सुनो बच्चों कि वन जीन लोकस क्या है और टू जीन लोकस क्या है। सपोज कर लो ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। अब एक सेल में क्या है, आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जैसे कि आपके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब मेरे पास एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, सपोज कर लो उसके पास हमारे आई कलर का जीन है। तो ऐसा ही एक क्रोमोसोम और है, क्योंकि एक सेट और दूसरा सेट, तो वो दोनों आपस में क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये रहा एक, ये रहा, ठीक है। इसको मैं अलग तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज कर लो वो एक तो ये रहा क्रोमोसोम और एक ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर किसका, आई कलर का जीन है। ये कैपिटल आई हो गया, ये स्मॉल आई हो गया, जो भी कलर मान लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक और आपके पास क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम क्या है, मे बी हाइट के लिए टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये एक ही लोकस मतलब सेम पोजीशन पे, जो ये पोजीशन है ये सेम होगी। तो एक जीन, ये एक जीन के दो अलील हैं, तो इनका लोकस तो सेम होगा ना। लेकिन ये दो जीन का लोकस तो अलग अलग है, सेम तो नहीं है ना। यही बात हो गई आपकी यहाँ पे कि टू जीन लोकस इंटरेक्शन एंड वन जीन लोकस इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि टू अलील्स, या फिर हम बात कर लें कि वन जीन के जो दो अलील्स होते हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ डिफरेंट एक्सप्रेशन इन रिस्पेक्ट टू मेंडेलियम। मतलब मेंडल जैसा कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। फिनोटाइप जो होता है वो कैसा होता है, अलग होता है। तो अलील्स इंटरेक्ट एंड फॉर्म्स द phenotypic typic expression different than Mendel inheritance। मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये तो क्या हो गई, यहाँ पे हमारी बात हो गई इंटर एलेलिक इंटरेक्शन की। अब इसमें हम कितनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ये देखो। मतलब ऐसा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला कि जो मेंडल का लॉ कहता है कि F2 जनरेशन में क्या आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए फिनोटिपिक 3:1, है ना। F2 जनरेशन में 3:1 आना चाहिए फिनोटिपिक रेशियो, एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आना चाहिए। ये हमारा मेंडल कहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो ये वही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ऐसा आना चाहिए। लेकिन ये मेंडल ने यहाँ कह दिया है पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कौन कौन सी चीजें हैं ऐसा जिनमें नहीं हो रहा है, क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास पहला पार्ट क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमारे पास पहला पार्ट क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर कोडोमिनेंस। ठीक है, फिर हम यहां पे पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, और एक और हमारे पास रह गया है, वो क्या है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी या फिर आप इसको प्लियोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं, प्लियोट्रोपिज्म। ये आप यहां पर पढ़ने वाले हो। अब इस केस में देख लो, तो इस केस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। अच्छा, पहले इसकी मैं वो बता दूं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सिंपल चीज है, आप यहां पे लिखो कि डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट genes interact with each other and forms expression
phenotypic expression different than Mendel. ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। चलो, ये तो बात हो गई आपकी वॉयलेशंस की, एक्सेप्शंस की। अब ये बताओ कि हम यहाँ पर पढ़ते क्या हैं। अब आप इसके अंडर क्या पढ़ते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ये बताता है कि चीजें या जीन्स या लील्स कैसे दो डिफरेंट जीन्स के एलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, है ना। ये हम पढ़ लेते हैं 2 जीन इंटरेक्शन में। अब यहाँ पे जो वॉयलेशन हो रहा है वो हम किस चीज में पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा वो मिलेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो अपन ये अब आगे ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, 4 टॉपिक ये और 1 टॉपिक ये तो आपकी हो गई छोटी सी एक समरी जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले अपने टॉपिक से, जो कि क्या है अपने पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला वाला क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा क्या हो रहा है ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब सिंपल सी बात अगर हम देखें सिर्फ वर्ड को समझ करके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंट है वो कंप्लीट नहीं है। कोई चीज जिसको डोमिनेंट होना चाहिए वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। तो F1 जो फिनोटिपिक जनरेशन होती है वो कैसी होती है, वो आपको पता है। जनरली हमारे पास अगर हम टॉल प्लांट एंड स्मॉल होमोजाइगस पेरेंट्स को ब्रीड करवाते हैं तो हमारे पास कैसे बच्चे आते हैं, F1 जनरेशन में सारे बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या हो रहा है। तो इन F1 जनरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, इन F1 जनरेशन, ठीक है, इन F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब क्या हुआ यहाँ पर पे कि इंटरमीडिएट ऑफ स्प्रिंग्स आर ओब्टेन्ड। इंटरमीडिएट वैसे नहीं, या तो रिसेसिव या डोमिनेंट वाला कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, हमारे पास क्या आया, इंटरमीडिएट ट्रेट। ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, इन द ऑफस्प्रिंग्स। चलो एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है यहाँ पर स्नैपड्रैगन, जिसको हम बोलते हैं, लेट अस टेक द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स अपने पास कितने हैं यहाँ पर, एक तो अपने पास है एंटीराइनम मेजस, एंटी मेजस। ठीक है, और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, इसके कितने सारे नाम हैं। और आपके पास एक बहुत ही प्यारा फूल है जिसको हम बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा। इसको हम क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि ये खिलता कितने बजे है, इन द लेट इवनिंग। दिन में नहीं खिलता है, ये सुबह नहीं खिलता है, ये फूल शाम को ही खिलता है। अपने पास अब ये 2 हो गए। अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर के इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझते हैं। ठीक है, तो हमने पेरेंट लिया यहाँ पर एक रेड। हमने कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, हम पेरेंट्स को ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है,
पेरेंट्स हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे फिर बनेंगे गैमीट्स, फिर वहां पर क्या बनेगा, F1 जनरेशन। ठीक है, देखते जाओ कि कैसे हो रहा है और याद करो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करते चलो। ठीक है, तो अपन पेरेंट्स ले लें, यहाँ पर फटाफट पेरेंट्स ले लेते हैं। एक तो हमने रेड पेरेंट ले लिया, मतलब इसमें कैसे फूल होते हैं, एक तो रेड होता है और हमारे पास क्या होता है, वाइट। ठीक है, हमारे पास ये दो तरीके के इसमें फूल अपने पास, अपन ने ये वाले पेरेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो इनका हम जीनोटाइप देखें तो जो रेड वाला होता है, ये क्या है, रेड, ये डोमिनेंट होता है, और ये आर आर का मतलब क्या हो गया, वाइट। ठीक है, आर आर का मतलब हो गया वाइट। अब अगर हम इनका क्रॉस नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी गैमीट्स ही नहीं बनाए हैं, क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी आपन ने गैमीट्स ही नहीं बनाए हैं, तो बना लेते हैं गैमीट्स को सबसे पहले, आर आर रेड, ठीक है, और आर आर वाइट, सिर्फ कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म करते हैं हम गैमीट्स। इनके गैमीट्स देखो क्या बनेंगे, इट्स वेरी इजी, है ना, ये आर आ गया, ये आ गया अपने पास आर। अब हम इनको फ्यूज करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर एंड, हमारे पास कैसा पेरेंट आया है, कैपिटल आर एंड आर, और जो कि क्या है, पिंक है बच्चों। यहाँ पे कोई भी रेड कलर का फूल हमें नहीं दिख रहा है, ढूंढ रहे हैं हम पर हमें मिल ही नहीं रहा है। हमें कैसा फूल मिला है, यहाँ पे पिंक कलर का मिला है। तो ये क्या हो गई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं हुई क्या, देखो रेड वाइट, कायदे से तो रेड बच्चा आना चाहिए था, है ना, हेट्रोजाइगट तो है लेकिन रेड बच्चा तो आना चाहिए था, रेड बच्चा नहीं आया है, पिंक आ गया है। दोनों में क्या हो गई है, ब्लेंडिंग हो गई है, मिक्सिंग हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हो गई ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पे ये हो गई, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स हो गई यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ये हो गया तो अगर हम दोबारा पेरेंट्स लेते हैं और हम पिंक वाले को फिर से ब्रीड करवाते हैं तो हमारे पास कैसे कैरेक्टर्स आएंगे, कैसे बच्चे आएंगे, उनका क्या ट्रेट होगा, लेट अस सी दैट। ठीक है, अब फिर से अपन क्या ले लो, पेरेंट्स को ले लो यहाँ पर, अगेन हम क्या करते हैं, पेरेंट्स, ओके, और गैमीट्स, फिर आपके पास F2 जनरेशन, ये अपन को यहां पर निकालनी है। ठीक है ना, चलो फटाफट शुरू हो जाते हैं अपन वो वाले फ्लावर्स को देखना। अपन ने पेरेंट्स कैसे लिए हैं, ठीक है, पिंक पेरेंट्स अपन ने लिए हैं, जिनका जीनोटाइप कैसा है, जिनका जीनोटाइप कैसा है, आर आर और आर आर। तो जो इनके गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे बताओ, मुझे फटाफट बताओ, इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे। अपने पास एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, है ना, ये और ये, फिर यहाँ पे भी ये और ये। ठीक है, ये आपको मिल गए गैमीट्स। चलो यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर बना करके फटाफट कर सकते हैं, या फिर हम क्या करा सकते हैं, इनके बीच में सेल्फिंग करा सकते हैं। सेल्फिंग तो कराएंगे तभी तो हम गैमीट्स बना रहे हैं। तो आप क्या करो, अब यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बना लो। पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पर पे एक लाइन खींचो, लाइन ही नहीं खींच रही है बताओ, चलो
अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, गैमीट्स को, आर 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 और आर। अब ये क्या हो गया, ये आर आर है ना, ये कैसे हो गए, आर आर, ये क्या हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैसे हो गए, वही हो गए स्मॉल आर, है ना। ये क्या हो गया ऐसे, फिर हमारे पास आर और आर, ठीक है। तो अब आपके पास कैसे फिनोटाइप आए हैं, फिनोटाइप F2 जनरेशन में आपके पास क्या है, अलग है। यहां पर आप देखते जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली कि फिनोटाइप चेंज हो रहा है, बट जीनोटाइप चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे यही तो खूबसूरत चीज है जो बच्चों को पता नहीं चलती है, वो क्या है कि फिनोटाइप तो चेंज हो रहा है लेकिन जीनोटाइप चेंज नहीं हो रहा है। ये आपको पिंक, वाइट, पिंक, ये फूल मिल गया यहाँ पर, ठीक है, और आपको एक फूल मिल गया जो कि कैसा है, रेड है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पे चीजें मिल गई हैं। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो अगर हम निकालें यहाँ पर तो क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो, आर का मतलब रेशियो, जीनोटाइप रेशियो देखें, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें तो देखो कितने आपके पास रेड हैं, आर आर कितने हैं, आर आर कितने हैं और आर आर कितने हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 ही है ना, दोनों सेम है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप तो चेंज हो गया, फिनोटाइप क्या होना चाहिए था 3:1, जो कि गलत हो गया। यहाँ पे वॉयलेशन ही तो हुआ है मेंडल के लॉ का, और इधर कोई वॉयलेशन नहीं हुआ। जीनोटिपिक रेशियो में कहीं भी चेंजेस नहीं आते हैं, वहां पर सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो आते हैं, फिनोटिपिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा, है ना। तो चले आगे, अब आगे वाले लेक्चर में आगे वाले स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, वी विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में बात हो रही है जीन्स की, ठीक है। सपोज कर लो मेरे पास ये क्या है, एक जीन है, मेरे पास ये जीन है और इस जीन के ऊपर दो अलील्स हैं, दो सींग नहीं है, क्या है, दो अलील्स हैं, ठीक है। एक ये रहा और एक ये रहा, वन अलील, ठीक है, और ये रहा दूसरा अलील, ये बोल दिया। मेरे पास यहाँ पर दो अलील है एक जीन के ऊपर। अब क्या होता है, एक अलील में, जो कि आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और जब इस चैप्टर को मैं पढ़ा रही थी तो रिसेसिव अलील कैसे आया था ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ड्यू टू म्यूटेशन और ड्यू टू सम रीजंस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या हुआ, चेंजेस आए, इधर क्या हुआ, चेंजेस आए, ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है कि आपको एक अलील चाहिए, एक अलील जो कि एक एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है और वो एंजाइम एक सबस्ट्रेट को चेंज कर रहा है। सपोज कर लो दिस अलील कोड्स फॉर अ एंजाइम, ठीक है, और वो एंजाइम क्या करता है, एक सबस्ट्रेट को चेंज करता है प्रोडक्ट में, ये सबस्ट्रेट है इसको चेंज करता है प्रोडक्ट में, ठीक है, ये वाला। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये एंजाइम यहाँ एक्ट करेगा और सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा प्रोडक्ट में। अब अगर यहाँ पे इस अलील में कोई चेंजेस आए, ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या हैं वो देखो, चेंजेस, ठीक है।
तो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला चेंज क्या हो सकता है अलील में? पहला चेंज ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई अलील या तो वो नॉर्मल है, काम क्या हो सकता है? नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस किया उसने, ठीक है, या फिर लेस एफिशिएंट एलील हो, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड चीज ये हो सकती है कि उसने नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस किया हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। या फिर उसने क्या किया हो थर्ड केस में कि उसने नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड, नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड, ये कुछ हुआ हो यहां पर, ठीक है। अब तीन चांसेस हैं ये चीज होने के। अब आपके पास एक अलील तो ऐसा है जो कि काम कर रहा है और ये वाला अलील ना हो तो भी वो काम करेगा। एक जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली वो कुछ जाकर के लेस ही हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन यहां से क्या आती है? यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया? देखो यहां से व्हाट डिड वी ऑब्जर्व कि हमने क्या ऑब्जर्व किया फर्स्ट केस में? अगर फर्स्ट केस में देखें तो क्या होगा कि क्या एग्जाम्पल लें? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लो एक एंजाइम कोड कर रहा है किसी का शेप, ठीक है। तो अगर शेप अपन समझें तो शेप समझ लो, शेप का एग्जाम्पल लेकर के देखो तो शेप है यहाँ पर राउंड, है ना। अगर किस केस में? इन केस ऑफ फर्स्ट वन, इन केस फर्स्ट, यही वाला इन केस फर्स्ट, या तो नॉर्मल एंजाइम है, ठीक है, या फिर नॉर्मल एंजाइम होगा तो राउंड सीड होगा, है ना। अगर नॉर्मल एंजाइम नहीं हुआ, क्या हुआ? लेस एफिशिएंट हुआ, तो कैसा हो गया? रिसेसिव हो गया। ये मतलब यहां पे रिंकल्ड सीड आएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। रिंकल्ड, अगर ये साथ में हुआ अपने जैसे ही अलील के साथ तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इन दोनों के केस में, केस किस में? फर्स्ट में एंड सेकंड में एंड थर्ड केस में क्या बोल रहा है? या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम है ना नो एंजाइम एट ऑल, तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हुआ है। यहाँ पे वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है और इधर ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आपके पास यहां से हमने क्या ऑब्जर्व करा? यहां से हम ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है यहां से? इंफॉर्मेशन कि द वन allele that undergone some changes are, कैसे हैं वो चेंजेस रिसेसिव हैं, मतलब कम है, लेस हैं, या फिर है ही नहीं, आर रिसेसिव, ठीक है। तो यही एलील यहां पे हो जाती है रिसेसिव एलील। और द अदर अलील इज द डोमिनेंट वन। वो क्या है? डोमिनेंट है हमारे पास, ठीक है। वो कैसी है? डोमिनेंट है वो अलील अपने पास, वो डोमिनेंट है। ये बात आपको यहां से लेकर के जानी है। तभी हमारे पास जब हम पढ़ते हैं ना क्रोमोसोम के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? ये देखो, आप जब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन। ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन हम जब कोई भी चीज प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है तो उसको क्या करना पड़ता है? ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, है ना। ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? टी एलील था और यहाँ पर भी टी ही मान लो, सेम लोकस पर। लेकिन मैंने क्या बोला था कि ड्यू टू म्यूटेशन कुछ ऐसा हुआ कि वो क्या हो गया? ये तो हमारे पास जीन की कितनी फॉर्म्स आ गई? 2 फॉर्म्स आ गई, एक ये स्मॉल टी और एक ये वाली कैपिटल टी। यहाँ से हमें ये पता चला था। अब यहाँ पर भी सेम आप ले लो, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, ये दो मैं आपको बता चुकी हूं। तो वो इस वजह से ही आई है, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर।
ओके, तो आपको कितनी चीजें क्लियर हो गई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं को डोमिनेंस की यहाँ पर, ठीक है, को डोमिनेंस की। ओके, हम कोडोमिनेंस की बात करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और कोडोमिनेंस की जब आप बात कर रहे हो तो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं किस किस चीज़ के। एक तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एमएन ब्लड ग्रुप है आपके पास, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। तो कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस ऐसा फिनोमेना है जहां पर दोनों ही अलील्स इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, where both alleles express equally। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप क्या लेके चलेंगे? जैसे कि हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, जो हम पढ़ते रहते हैं लगातार ही, वो क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल जब आप पढ़ रहे हो तो इसी एग्जाम्पल को डिटेल में देख लेते हैं। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बात, काफी सारे अलील से वो कोड किया जा रहा है, ठीक है, और वो जब कोड करते हैं तो साथ में ही आकर के दोनों ही डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कहानी यहाँ पर हो रही है। अब आपका एबीओ ब्लड ग्रुप जो एग्जाम्पल है, ये काफी सारी चीजों का एग्जाम्पल बनता है। हाँ, ये मिलजुल के रहता है, कहता है कोडोमिनेंस मैं तेरा भी एग्जाम्पल सेट करूंगा और मल्टीपल एलिज्म मैं तेरा भी एग्जाम्पल सेट करूंगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी की। लेकिन ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो बात बोल रहा है, या फिर हम क्यों यहाँ पर अलील्स की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे ब्लड ग्रुप में किस जगह पर ये अलील क्या करती है, तो ये हम उन अलील्स की बात कर रहे हैं अपने ब्लड ग्रुप में या आरबीसी में, जो कि हमें प्रॉपर एक ब्लड ग्रुप देता है। तो आरबीसी के सरफेस पर एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसके लिए एक अलील कोड करता है। पॉलीसेकेराइड क्या है? एक शुगर है। तो सपोज कर लो आपके पास ये क्या है? रेड ब्लड सेल है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या है आपके? एक है हमारे पास अलील, ठीक है, एक ये अलील है और एक ये अलील है, एक ये अलील, ये अलील, ठीक है। मान लो आपके, ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे? हम रेड ब्लड सेल की बात कर रहे थे। तो रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ अलील्स होते हैं जो कि शुगर को कोड करते हैं, है ना। ये मिनट कैसे जा रहा है? चलो मैं आपको पहले ये लिखवा देती हूँ, आप लिख लो, आपके काम आएगी ये चीज बोर्ड्स में भी, कि अलील्स आर प्रेजेंट ऑन RBC surface and codes for sugar, जो कि क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC।
different types of alleles present on surface of RBC, ठीक है, ऑफ जीन आई, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जीन क्या है अपने पास, आई है, और हमारे पास अलील्स हैं काफी अलग अलग तरीके की। तो वो अलील्स आपके पास कौन कौन से हैं, ये आपका रेड ब्लड सेल है, और अलील्स इसके ऊपर क्या है हमारे पास, अलील आई ए, आई बी, और एक हमारे पास छोटा क्या है, आई, ठीक है। ये हमारे पास 3 अलील्स हैं, किसके, जीन आई के। तो आपके पास जो जीन आई है उसके कितने अलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट, ठीक है। ये आपके पास 3 अलील हो गए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनकी क्रॉस की, कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे इनके क्रॉस बन रहे हैं। तो सिंपल चीज यहाँ पर जो है वो क्या है, चलो हम बात कर लेते हैं एक रेड ब्लड सेल की, ठीक है। तो पहला केस अपन क्या ले लेते हैं, पहला केस ये ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से अलील हैं, आई ए प्लस आई बी, ठीक है। और हमारे पास क्या सेकंड वाला बनता है, आई ए, थर्ड आई बी, अब अपने पास और क्या बनता है, आई ए क्रॉस ये वाला आई, फोर्थ, फिफ्थ क्या बना, आई बी क्रॉस आई, सिक्स क्या बना, देखो आई और आई, ठीक है। तो ये बताएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है इन अलील्स का प्रेजेंस आपके रेड ब्लड सेल के सरफेस पर। तो हमें ये बता रही है यहाँ पर क्या, कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आई ए एंड बी। तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी, ये क्या है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ पे ये क्या है, आई ए, दोनों आई ए मिल जाएंगे, और इधर क्या मिल जाएगा, इधर कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा बताओ, आई ए और आई ए, इधर बन गया ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। अब तीसरा वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये हो गया आई बी और आई बी, आपके पास हो गया ब्लड ग्रुप बी। अब हमारे पास इधर क्या है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया अपने पास, आई ए इंटू आई। अब यहां पे देख रहे हो ए प्लस बी, मतलब ए क्रॉस बी, आई ए क्रॉस आई बी, ये क्या है, कोडोमिनेंस। ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं, ठीक है, कोडोमिनेंस, ओके। और अब आगे देखते जाओ, तो आगे जब आप देख रहे हो तो ये क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। अब ये क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप बी। बी कौन से कलर का है, ऑरेंज, तो आई ए आई, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, बी ब्लड ग्रुप। और दूसरा वाला, ये लास्ट वाला जो है हमारे पास आई आई, ये अपना ब्लड ग्रुप बनाएगा ओ। तो अब समझ आया कि आपको ब्लड ग्रुप हमारे कैसे निकाले जाते हैं।
मुझे लगता है ये तो समझ आ गया होगा सबको। लास्ट वाले ब्लॉक में हमने ब्लड ग्रुप देख लिए। अब यहाँ पर दोनों ही अलील्स IA एंड IE दे बोथ आर डोमिनेंट ओवर ईच अदर, है ना। क्या लिखें? बोथ आर डोमिनेंट, है ना। ये दोनों क्या हो गए? ये डोमिनेंट एलील है और ये भी डोमिनेंट एलील है, और यहां पे अलील एब्सेंट है अलील एब्सेंट है, और दिस डू नॉट कोड्स फॉर एनीथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है। कुछ और मिट गया क्या? नहीं। तो यहाँ पे बात हो गई कोडोमिनेंस की। अब आगे चले और बात कर लें किस चीज की? हम बात कर लेते हैं मल्टीपल एलेलिज्म की, ठीक है। मल्टीपल एलेलिज्म, अब मल्टीपल एलेलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि एक जीन्स के अ जीन हैविंग और अ जीन दैट कोड्स फॉर अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 3 अलील्स, है ना। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं मल्टीपल एलेलिज्म की, कि देयर आर मोर देन 1 अलील ऑफ अ जीन दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखे यहाँ पे? देयर आर there are more than one allele that codes for there are more than one allele of a gene two allele of a gene that codes for पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। ये आपकी बात हो गई मल्टीपल एलेलिज्म की। अब मल्टीपल एलेलिज्म के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो अगेन आप बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल ले सकते हो। किसका? ABO ब्लड ग्रुप का। एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके यहाँ पर? ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग प्लस हमारे पास क्या आ गया? आई कलर ऑफ हमारे पास एक और क्या नाम है ना, प्लांट है, क्या बोलते हैं उसको हम? सबसे पहले लिखो ड्रोसोफिला आई। कई सारे अलील्स की वजह से ये कंट्रोल होता है, ठीक है। और हमारे पास एक और है एंटीराइनम का फ्लावर कलर भी, ठीक है, फ्लावर पोजीशन भी। तो 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। वैसे तो आपको सिर्फ ये याद रखना है मल्टीपल एलेलिज्म के केस में। तो मल्टीपल एलेलिज्म बहुत ही सिंपल है समझाने के लिए, कि हमारे पास एक जीन है, 1 जीन, जो कि क्या बताता है? ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ये बता रहा है ब्लड ग्रुप, यहां पर ये बता रहा है ब्लड ग्रुप। अब इसके पास अपने पास कितने अलील्स हैं? 3 अलील्स, ठीक है। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास है यहां पर IA, चलो हम ये स्ट्रेट वाला हटा देते हैं, IA, IB और अपने पास I। ये क्या है? दीज आर 3 अलील्स,
ओके, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल एलेलिज्म का। अब हमारे पास एक और टॉपिक रह गया है जो कि क्या है यहाँ पर, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं अपन। चलो, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्लियोट्रॉपिज्म, हम कुछ भी इन दोनों में से इसे बोल सकते हैं। अब प्लियो वर्ड का मतलब क्या है मैम, सबसे पहले अगर हमें वो पता चल गया तो हम उसको बता सकते हैं। इसका मतलब होता है मोर। हाँ जी, इसका मतलब होता है मोर। तो मोर क्या होते हैं, जैसे कि एक जीन है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो जीन है वो क्या कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैं सपोज कर लो अपने पास है स्टार्च बाइंडिंग ग्रेन होता है, ठीक है। वो क्या करता है, स्टार्च को प्रोड्यूस करता है, मतलब स्टार्च का कंटेंट ज्यादा करता है। इसके लिए एक जीन होता है, जैसे मटर ले ली, मटर में फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल अपन पी का लें एग्जाम, यहाँ पे लिखो सबसे पहले, एक जीन प्रोड्यूस मोर देन और कंट्रोल more than one character in an organism। ठीक है, ये क्या होती है, प्लियोट्रॉपी होती है। अब इस प्लियोट्रॉपी में एक्चुअली में क्या हो रहा है, सपोज कर लो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूं यहां पर, एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल यहां पर आपके पास है स्टार्च बाइंडिंग ग्रेन का, ठीक है, स्टार्च प्रोड्यूसिंग जीन ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम पाइसम सटाइवम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें क्या है, स्टार्च बाइंडिंग ग्रेन, ठीक है, का जो जीन है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है स्टार्च। ठीक है, तो अपन वही एग्जाम्पल यहां पर पे लेकर के समझते हैं। यहां पर अब क्या है, ये क्या है, अपने पास हो गया स्टार्च वाला जीन। स्टार्च यहां पर कैसा प्रोड्यूस होगा, स्टार्च कंटेंट विल बी हाई। अब यहां पर ये कौन सा जीन है उसी का, रिसेसिव। यहां पर स्टार्च बाइंडिंग ग्रेन जो होगा, एंजाइम प्रोड्यूस होगा, वो कैसा होगा, स्मॉल, मतलब लेस, ठीक है, कम प्रोड्यूस होगा। अब ये तो दोनों होमोजाइगस हैं, ये हुआ तो स्टार्च का कंटेंट ज्यादा हो गया, ये हुआ तो स्टार्च का कंटेंट कम हो गया। लेकिन ये सोचो कि अगर किसी सीड में स्टार्च ज्यादा होगा, स्टार्च एकदम अच्छे से बाइंड होगा, तो वो सीड का शेप एकदम राउंड होगा, है ना। अगर यहां पर स्टार्च का कंटेंट ज्यादा हुआ तो सीड भी कैसा होगा, स्टार्च कंटेंट 1 कैरेक्टर, ठीक है, 1 कैरेक्टर है ये। सेकेंड कैरेक्टर क्या है कि हमारे पास जैसे ही किसी सीड में स्टार्च का कंटेंट ज्यादा होता है तो सीड कैसा आता है, राउंड आता है। अब राउंड आया, 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं आपका एक ही जीन, समझ रहे हो। अब यहां पर अगर स्टार्च का कंटेंट कम हुआ तो सीड कैसा होगा, सीड वुड बी रिंकल्ड, रिंकल्ड आ जाएगा यहां पर। अब जैसे ही रिंकल्ड है, अब जब आप इसके क्या करोगे, इसके गैमेट्स बनाओगे F1 जनरेशन में, नहीं तो पर आपको F2 जनरेशन में दिखेगा ये जरूर। अब जब F2 जनरेशन आती है F1 जनरेशन में भी दिख जाएगा। तो हम अगर इसका यहाँ का एक बी यहाँ पर लें और एक स्मॉल बी यहाँ पर लें तो क्या हो जाएगा,
स्टार्च तो क्या हुआ यहाँ पे, नो स्टार्च है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कोई स्टार्च बना ही नहीं, स्टार्च क्या है, बहुत ज्यादा ही कम है। ठीक है, तो लेस है, सीड वुड बी रिंकल्ड। अब यहाँ पे कैसा सीड आ रहा है, यहाँ पे आपका सीड आ रहा है लेस रिंकल्ड सीड। लेस रिंकल्ड सीड। और स्टार्च कैसा है, स्टार्च का कंटेंट कितना है, सेकंड थिंग, स्टार्च वुड बी इंटरमीडिएट। इंटर, ये जरूर ध्यान देना बच्चों इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब आपको यहाँ पे ये देख लो कि प्लियोट्रॉपी में वन जीन प्रोड्यूस और कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। एक जीन था आपका स्टार्च बाइंडिंग का। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या किया, आपके पास कैरेक्टर कैसा आ रहा है, राउंड, और यहाँ पे सीड क्या है, रिंकल्ड, है ना। ये कैरेक्टर हो गया, मतलब शेप कंट्रोल कर रहा है। इधर हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर शेप प्लस स्टार्च का कंटेंट, है ना, दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये यहाँ पे प्लियोट्रोपिज्म अपन ने देख लिया। अब मैं आपको अगर और एग्जांपल बताऊं तो प्लियोट्रोपिज्म के फिनाइल कीटोनूरिया भी एक बहुत अच्छा ही एग्जांपल है, हंटिंगटन स्कोरिया, है ना, मार्फन सिंड्रोम, बहुत सारे एग्जांपल है, बट आपको जो याद रखना है वो ये वाला रखना है। और फिनाइल कीटोनूरिया को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। एक जीन जो किसी एक एंजाइम के लिए कंट्रोल कर रहा है, उस जीन की उस एंजाइम की वजह से चार और चीजें हो रही हैं, मतलब दो चीजें और एक्स्ट्रा हो रही हैं। तो ये प्लियोट्रॉपी हो गया। अब अपने पास एक लास्ट चीज रह गई है, छोटी सी है, जो कि हमें पढ़ लेनी है। कौन सी, टू जीन लोकस इंटरेक्शन। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है, इंटरजेनिक। ठीक है, वो कैसा है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम यहाँ पर पे इस चीज़ को। अब इंटरजेनिक में क्या आता है बेसिकली कि जब दो जीन इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है डाई हाइब्रिड क्रॉस को, सबने पढ़ा है डाई हाइब्रिड क्रॉस को, और हम उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पर करते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे टू जीन्स असॉर्ट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आगे हम जो दूसरा वाला देख लेते हैं वो अपना क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक और टॉपिक है जो कि मैं आपको अगर बताऊँ तो वो ये है कि कैसे ना एल्बिनिज्म होता है, कोट कलर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली टू जीन इंटरेक्शन में होता है। और यहाँ पर भी क्या सेम चीज़ हो रही है कि दो जीन इंटरेक्ट करके मेंडल वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो रेशियो सेम नहीं दे पाते हैं, जो 9:3:3:1 वाला रेशियो होता है वो नहीं आ पाता है। सेम आपका यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी यही दिक्कत आती है। और दिक्कत यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने वहाँ पर प्लियोट्रॉपी ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, यहाँ पर एक हम जो ये पढ़ने वाले, हम एपिस्टेसिस, हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन, है ना, इनको नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो बात आई है वो ये है, बात जो है वो क्या है, बात ये है कि आपका एक ट्रेट या एक कैरेक्टर, समझ रहे हो बात को, कि एक ट्रेट या एक कैरेक्टर क्या कर रहा है। हाँ, अरे एक ट्रेट या एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ क्या हुई कि वन जीन, वन कैरेक्टर is controlled by टू और मोर जीन। सिंपल सी बात है यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में।
एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। एग्जाम्पल जो आपका क्या होता है, वाइट कर्नल जो आप गरी खाते हो वो क्या है, एग्जाम्पल है इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, कि उसको 2 से ज़्यादा जीन क्या कर रहे हैं, उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है आपका कि वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या है आपका, वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर मेनली जो आपका टोबैको प्लांट होता है उसकी जो कोरोला की लेंथ होती है, कोरोला क्या होते हैं, पेटल्स है ना, कोरोला पेटल्स होते हैं, तो कोरोला की जो लेंथ है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मोर देन 2 जीन। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो कर रहा है, कोरोला लेंथ इन टोबैको। चलो ये आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, बट उसके अलावा मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और मैं यहाँ पे अलग इसीलिए ही बता रही हूँ आपके लिए ही, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पता है क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट करके और फिर वो क्वेश्चन में फ्रेम होकर के आ जाती हैं, तो आप क्या करते हो, नहीं कर पाते हो। तो मैंने प्लियोट्रॉपी आपको बता दिया ताकि आपको वहाँ पे मेनली प्लियोट्रॉपी क्या है वो समझ आ जाए। अब जब आप प्लियोट्रॉपी पढ़ते हो तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे अलील्स हैं, है ना, बहुत सारे अलील्स हैं, है ना, सॉरी नॉट प्लियोट्रॉपी बट मल्टीपल एलेलिज्म में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे अलील्स हैं जो एक ही ट्रेट को, एक ही कैरेक्टर को कोड करते हैं, लाइक एग्जाम्पल इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात कर ले तो एबीओ ब्लड ग्रुप में यही चीज़ हो रही है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप में जब ये चीज़ होती है तो आप ये सोचो, जब मैंने बोला है एक जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसको हम अलील्स बोलते हैं, तो ये जो अलील्स हैं, अब देखो डिप्लॉइड सेट ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, उसके पास क्या होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो एक आपका अलील इसके ऊपर, एक अलील इसके ऊपर। अब भैया एक और अलील आ गया, टी में भी ऐसा बनने लग गया, तो तुम्हारे पास क्या 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कोई भी ये डाउट दिमाग में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन ना आ जाए पेपर में, किसी के दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है कि मैम ऐसा कैसे होता है। तो जब भी आप मल्टीपल एलेलिज्म को पढ़ते हो, वेन एवर मल्टीपल एलेलिज्म इज स्टडीड, ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म इज स्टडीड इन अ पॉपुलेशन, मल्टीपल एलेलिज्म स्टडीड इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि मल्टीपल एलेलिज्म को आप पॉपुलेशन में पढ़ते हो एक, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सपोज कर लो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रामू है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, श्यामू है, और यहाँ पे कौन है, चलो सीता गीता नीता, ठीक है, सीता गीता और नीता, ये हम 3 लड़कियां यहाँ पे ले रहे हैं। अब सीता गीता और नीता का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, इसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका ब्लड ग्रुप है बी मान लो, और इसका ब्लड ग्रुप है ओ। अब आपको पता है कि हमारे पास कितने अलील्स हैं जो कि कोड करते हैं इस ब्लड ग्रुप के लिए। आपके पास आई जीन है जिसके अपने पास कितने अलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई, ये 3 अलील है अपने पास। अब क्या एक बात बताओ, अगर सपोज कर लो मैं एक और इंसान ले लूँ, यहाँ पे राम ले लेती हूँ, और राम का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो मैंने यहाँ क्या किया है कि मैंने ये ब्लड ग्रुप आपको बता दिए हैं, और ये बता दिया है कि जीन को कोड कर रहे हैं 3 अलील्स। एक जीन इज कोडेड बाय, मतलब 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट विच कोड्स फॉर योर ब्लड ग्रुप। अब एक बात बताओ, इसका क्या है, इसका ये जीनोटाइप है, ये हम पढ़ चुके हैं, देखो तभी मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ बाद में। इसका क्या हो सकता है, ये वाला, और इसका क्या होगा, आई आई, है ना, और इसका क्या है, आई ए और प्लस में आई बी। क्या किसी के ऊपर भी 3 अलील्स हैं, किसी के भी ऊपर भी 3 अलील्स हैं? तो भैया ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हें याद रखना ही नहीं है, भूल जाओ इस चीज़ को कि भाई 3 अलील्स हैं कोड करें तो तीनों की तुम में ही प्रेजेंट होंगे, नहीं।
इसलिए मल्टीपल एलेलिज्म को पॉपुलेशन में पढ़ा जाता है, क्योंकि डिफरेंट एलील्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे बट ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशीज क्या होना चाहिए? सेम। ऐसा नहीं है कि आप कोई बोल दे कि मैम मैं तो बोल रहा हूँ डॉग के ब्लड ग्रुप में या फिर हमारे में क्या डिफरेंस है, या फिर हम बोल दे कि बटरफ्लाई में, या फिर हम बोल दे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में। ऐसे नहीं, आपको सेम स्पीशीज लेनी है, तभी आप मल्टीपल एलेलिज्म को एक पॉपुलेशन में प्रॉपरली स्टडी कर पाओगे, और एक ये इंडिविजुअल में नहीं पढ़ा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है काफ़ी सारी चीज़ें, जो कि क्या है, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस अपना इस चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ, जो कि है आपका नया टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। गुड बाय, थैंक यू।